हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 3 क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो उसे भी ज़रूर देख लें। इसके अंदर जो है अब हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है, यानी कि सीखते हुए बच्चे को क्या क्या समस्याएँ आती हैं, अब इनके बारे में हम बात करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी थी या फिर कोई कमी थी फिज़िकली, या उसका माइंड वगैरह था जो वो प्रॉपरली डेवलप नहीं था। ऐसी कोई भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है प्रॉब्लम। ये जो होती है किसी और रीज़न की वजह से होती है, जैसे कि एजुकेशनल कंडीशन की वजह से। किसी को जो है एजुकेशन की प्रॉपर कंडीशन ही नहीं दी गई है, जिसकी वजह से उसको क्या है लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर एनी प्रॉब्लम इन फंक्शन ऑफ द चाइल्ड, यानी कि कोई काम है उसके अंदर चाइल्ड को कोई क्या है प्रॉब्लम महसूस हो रही है। डेफिनेशन से समझते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी हम किसे कह रहे हैं। पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटी बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ वेरी डाइवर्स इंडिविजुअल्स, यानी कि बहुत अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, उनका ग्रुप है। बट इनके अंदर क्या होता है कि एक कॉमन चीज़ होती है कि ये क्या है, किसी चीज़ को लर्न नहीं कर पाते। कॉमन प्रॉब्लम दैट दे डू नॉट लर्न इन द सेम वे और एन एफिशिएंटली एज देयर नॉन डिसेबल पीयर, यानी कि उसी तरीके से वो सीख नहीं पाएंगे जिस तरीके से जो कि नॉर्मल पर्सन है वो सीख रहा है। यानी कि ये एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके अंदर ये अलग ही इनका एक ग्रुप है पीपल का, लेकिन इन सब की एक ही प्रॉब्लम होती है कि लर्निंग जो है उसी सेम वे में नहीं कर पाएंगे जिस वे में जो है नॉर्मल जो पर्सन है वो कर पा रहा है। ऑल्दो मोस्ट पोजेस नॉर्मल इंटेलिजेंस, लेकिन सबके पास जो है इंटेलिजेंस होती है। देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस इज़ सिग्निफिकेंटली बिहाइंड देयर क्लासमेट, और ये अपनी क्लास में थोड़ा सा पीछे रहते हैं और बच्चों को से। सम हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी इन लर्निंग मैथमेटिक्स, किसी को जो है मैथ सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बट मोस्ट फाइंड द मास्टरी इन रीडिंग एंड राइटिंग, लेकिन जो है मास्टरी जैसे कि रीडिंग और राइटिंग में टू बी देयर मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज, यानी कि वो क्या है रीड और राइट करने में भी क्या है थोड़े से असक्षम है, यानी कि वो जो नॉर्मल बच्चा रीड कर पा रहा है वो नहीं रीड कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल चाइल्ड। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लर्निंग डिसेबल चाइल्ड की, अब हम ये देखेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ also suspected when a child perform nicely in one skill such as reading or writing, but he is extremely poor in the other areas such as mathematical calculation. हम लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर उन बच्चों को भी काउंट करते हैं जो कि रीडिंग और राइटिंग में अच्छे हैं, लेकिन मतलब कि एक फील्ड में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन दूसरे फील्ड में वो एकदम से ज़ीरो हैं। तो उन बच्चों को भी हम क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी में इंक्लूड करते हैं, यानी कि उनको प्रॉब्लम हो रही है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में। अब कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इनकी। दे शो पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज़, यानी कि इनके जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता, बहुत ही अगर होता है तो बहुत कम होता है। नेक्स्ट आता है दे डू नॉट डिफर फ्रॉम द नॉर्मल इन हाइट वेट एंड हेल्थ, इनको जो है हम अलग नहीं कर सकते उनकी हाइट वेट और हेल्थ के अकॉर्डिंग। दे लुक लाइक नॉर्मल्स, ये बिल्कुल नॉर्मल पीपल की तरह देखेंगे इन 90% सिचुएशन, यानी कि 90% ऐसे बच्चे जो हैं नॉर्मल होंगे दिखने में। बट दे आर क्लमजी एंड ऑकवर्ड इन सम सिचुएशन, यानी कि ये किसी में क्या है ऑकवर्ड फील करेंगे, यानी कि अलग सा फील करने लगेंगे, शर्म सी महसूस आने लगेगी इनको। तो ये इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट आता है कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। दे हैव एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस, इनकी जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो एवरेज होता है या अबव एवरेज होगा। व्हेन मेजर्ड ऑन द इंटेलिजेंट टेस्ट या आईक्यू टेस्ट वगैरह में हम मेज़र कर रहे हैं तो उसमें इनका जो स्कोर आएगा वो एवरेज से अबव आएगा या अबव एवरेज आएगा। नेक्स्ट आता है दे आर अनएबल टू ऑर्गेनाइज लर्निंग टास्क एंड सिस्टमाइज देयर लर्निंग प्रोसीजर एंड स्ट्रेटजी, ये अपनी स्ट्रेटजीज खुद नहीं बना पाते हैं। दे आर वेरी पुअर इन सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ एवल्यूशन, वो अपने आप के बारे में पता लगाने में बहुत ज़्यादा ही पुअर होते हैं या अपने आप का ध्यान रखने में बहुत पुअर हो रहे हैं। दे आर अनेबल टू रिटेन ओरल इंस्ट्रक्शन, उनको ओरली अगर कोई पढ़ा देता है तो उनको वो चीज़ें आसानी से याद नहीं होंगी। देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आर वेरी लो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। ये हमारे कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब जो है हमारी एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ए लर्निंग डिसेबल चाइल्ड इज़ वेरी स्लो इन
टेलिंग एग्जैक्ट टाइम ऑफ वॉच, यानी कि जो एक जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है वो एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाएगा। दे आर पुअर इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उनको मैथ्स में जो है बिल्कुल ही मतलब वो पुअर होंगे। देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ क्वाइट लोअर देन देयर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, यानी कि जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस जो होती है कुछ ना कुछ हद तक लोअर ही रहेगी। दे आर पुअर इन मेमोराइजिंग वर्ड, इनको जो है वर्ड्स आसानी से याद नहीं होते। एंड फ्रेमिंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देम, और उनके ऊपर उन वर्ड्स के बेस पे सेंटेंस भी ये नहीं बना पाते। दे आर अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड इवन इफ़ दे नो इट्स स्पेलिंग, यानी कि उसकी स्पेलिंग उन्हें पता होती है लेकिन फिर भी वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। दे आर अनेबल टू राइट लेटर्स इन करेक्ट स्टाइल इवन आफ्टर रिपीटेड अटैम्प्ट्स एंड रेमेडियल कोचिंग्स, उनको अगर कोई कह दे कि लेटर लिखो तो वो लिख ही नहीं पाएंगे, चाहे आप उनको बार बार कितनी भी बार उसको लेटर की प्रैक्टिस करा दें। नेक्स्ट आता है दे राइट द नंबर इन रॉन्ग मैनर, वो जो है नंबर को गलत मैनर में लिखेंगे, जैसे कि 916 लिखना था और वो 619 लिख देंगे, तो इस तरीके से वो नंबर भी क्या है अलग लिखेंगे। दे जनरली मिस 1 और 2 लाइन, अगर वो ज़्यादा लाउड रीडिंग करेंगे तो 1 या 2 लाइन को स्किप कर देंगे बीच में। दे रिवर्स द सीक्वेंस ऑफ लेटर व्हेन प्रोनाउंसिंग, अब जैसे कि वो जब पढ़ रहे हैं तो वो जैसे कि इट्स लिखा हुआ था वो उसको सिट पढ़ जाएंगे, यानी कि जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो उस टाइम पर भी गलत प्रोनाउंस करेंगे, उनको या सीक्वेंस जो होगी लेटर की वो चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। दे शो हाई रेट ऑफ पर्पजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि शो हाई रेट ऑफ पर्पजलेस एक्टिविटीज़, यानी कि ये ऐसे ऐसे काम करेंगे जिनका कोई पर्पज़ ही नहीं होता। देयर बिहेवियर में बी टर्म्ड एज इनअटेंटिव, हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव, इरेक्टिव, ओवरली एनर्जेटिक एंड डिस्ट्रैक्टेबल, यानी कि इनका जो बिहेवियर होगा ये डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, इनको कोई अटेंशन वगैरह इनको कोई देने की मतलब कि अटेंशन नहीं देते हैं किसी पे। ये हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब कि जब भी इनको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा ही क्या है गुस्से में आ जाते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से। ये बहुत ओवरली एनर्जेटिक, इनके अंदर हद से ज़्यादा एनर्जी भरी होती है। दे शो लैक ऑफ जजमेंट इन सोशल सिचुएशन, ये जो है सोशल सिचुएशन जब कोई आ जाती है तो उसके अंदर ये अपनी जजमेंट नहीं दे पाते हैं। दे हैव वेरी स्लो सेल्फ कंसेप्ट, उनका बहुत ही स्लो सेल्फ कंसेप्ट होता है, यानी कि अपने बारे में जानने का उनका बहुत ही कंसेप्ट क्या है ज़ीरो होता है। दे आर वेरी स्लो इन रिस्पॉन्डिंग, यानी कि वो रिप्लाई देने में भी बहुत ही स्लो होते हैं, अगर टीचर उनसे क्लास में क्वेश्चन पूछेगा तो वो रिप्लाई नहीं दे पाते हैं जल्दी से। ऑन सर्टेन ओकेजन दे बिकम सो एक्साइटेड इन द क्लास दैट दे आर अनेबल टू कंट्रोल देमसेल्फ, अगर ये बहुत खुश हो जाएँ कभी कभी तो ये अपने आप को क्लासरूम के अंदर कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। They have difficulty in deciding how others feel about them and establishing good family relation, इनको जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि अपने बारे में मतलब कि क्या महसूस कर रहे हैं दूसरे लोग, या फिर ये फैमिली वगैरह से रिलेशन एस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। दे हैव डिफ़िकल्टी इन पेइंग अटेंशन टू टीचर्स व्हेन क्लास एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, यानी कि ये टीचर्स के ऊपर अटेंशन देना बहुत ही कम मतलब कि इनके लिए डिफ़िकल्ट टास्क होती है, जबकि क्लासरूम के अंदर कोई भी एक्टिविटी अगर टीचर करा रही है तो ये ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। कम्युनिकेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। दे डू नॉट वेरी मच मिक्सड अप विद एनी वन ड्यू टू देयर पुअर एक्सप्रेशन पावर, यानी कि इनकी एक्सप्रेशन की पावर बहुत ज़्यादा पुअर होती है, जहाँ पे इनको हंसना होता है वहाँ पे ये रोने लग जाते हैं, तो ये मतलब कि ये अच्छी तरीके से क्लासरूम के अंदर मिक्स नहीं हो पाते। दे डू नॉट रिस्पॉन्ड एडुकेटली टू द क्वेश्चंस आस्क, यानी कि इनको जो भी क्वेश्चन टीचर ने पूछा ये आसानी मतलब कि ज़्यादा जल्दी से जवाब नहीं दे पाते हैं या रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। देयर ओरल कम्युनिकेशन इज़ वीकर दैन देयर रिटन कम्युनिकेशन, इनकी लिखाई से ज़्यादा इनका बोलने का तरीके में क्या है वीकनेस है, यानी कि कमी है। नेक्स्ट आता है एट द प्री स्कूल लेवल लैंग्वेज प्रॉब्लम इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय देम, इन जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं ना जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं लैंग्वेज के रिगार्डिंग, यानी कि लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है या बोलते हुए हो रही है। दे आर वेरी पुअर इन डिफाइनिंग वर्ड्स, अगर उनको कोई वर्ड दे दिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं उस वर्ड को डिफ़ाइन करने में या उस कंसेप्ट के बारे में बताने में या फॉर्मुलेट करने में,
जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब क्या है टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, किस तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जर्नल लर्निंग डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। सबसे पहले अब हम जर्नल लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि ये किस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं। दे हैव लर्निंग डिसेबिलिटी इन ऑलमोस्ट ऑल द एरिया ऑफ द अकेडमिक कंटेंट, यानी कि जर्नली हर जगह पे उनको क्या है प्रॉब्लम आएगी, हर तरीके से वो जो भी चीज़ें सीख रहे होंगे उनको प्रॉब्लम फील होएगी। उनकी परफॉर्मेंस जो होगी कम होगी उनके पीयर ग्रुप, यानी कि जैसे कि जो चाइल्ड वगैरह है जो उनके साथ में पढ़ रहे हैं उनके कंपैरिजन में उनकी परफॉर्मेंस जो है पुअर रहेगी। देयर डिसेबिलिटी डू नॉट रिस्ट्रिक्ट देम टू गेट एनी टाइप ऑफ एजुकेशन, लेकिन इनकी जो डिसेबिलिटी होगी ना वो इनको रोकेगी नहीं किसी भी टाइप के एजुकेशन को लेने के लिए। यानी कि अगर कोई जैसे कि डांसिंग वगैरह में जा रहा है, कोई किसी को इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही है, अगर ये सीखेंगे तो इनकी डिसेबिलिटी इनको रोकेगी नहीं, यानी कि बैरियर का काम नहीं करेगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई देम इन अर्ली स्टेज ऑफ द एजुकेशन, इन बच्चों को जो है फाइंड आउट करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि किस बच्चे को क्या है जर्नल लर्निंग डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जैसे कि किसी एक या दो सब्जेक्ट के अंदर किसी बच्चे को क्या है प्रॉब्लम आ रही है, या किसी एक या दो स्किल को सीखने के अंदर उसको प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे स्टूडेंट जो होंगे उनको इंटीग्रेट सिस्टम के थ्रू नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम होती है ये उस जैसे कि मैथ्स है उसमें ये बिल्कुल ही ज़ीरो होंगे फिर, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा अलग से इम्पोर्टेंस देना भी ज़रूरी है। अब जैसे कि इनकम्पेटेबल ऑफ रीडिंग, यानी कि कुछ बच्चों को क्या है रीडिंग करना ही नहीं आता, वो पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन जो है इजीली अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं या फिर रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम जो होती है द चाइल्ड कैन नॉट इवन रीड 4 लेटर्स वर्ड, यानी कि 4 अक्षर का वर्ड भी जो है वो बच्चा जो है इजी वे से नहीं बोल पाता है। इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ राइटिंग, यानी कि जो बच्चा है वो राइटिंग के अंदर उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो उस स्पीड पे नहीं लिख पा रहा है जिस स्पीड पे जो है उसका फ्रेंड लिख पा रहा है, यानी कि उसके जो साइड में पीयर ग्रुप है जो उनके क्लासमेट हैं वो लिख पा रहे हैं, वो स्पीड उनकी नहीं हो रही है। नेक्स्ट आता है मैथमेटिकली इनकम्पेटेबिलिटी, यानी कि मैथ्स में बिल्कुल ही वो बच्चा क्या है ज़ीरो है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कैलकुलेशन है, उसको प्लस माइनस करने में भी क्या है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए डिसेबिलिटी इन ए पर्सन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट हिम टू एक्सेल इन अदर फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि जैसे कि किसी को रीडिंग में प्रॉब्लम है तो क्या पता उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, उसके और सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं। किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम है क्या पता वो बोलने में बहुत अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल उसके ज़्यादा अच्छे हो। मैथमेटिकल में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो क्या पता वो क्या है और सब्जेक्ट्स में अच्छा कर पा रहा हो, यानी कि एक सब्जेक्ट या एक या दो फील्ड में ही उस बच्चे को प्रॉब्लम होती है और फील्ड में वो क्या है बहुत अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अब हम लर्निंग डिसेबिलिटी को किस तरीके से टेस्ट करेंगे, पहले हम उसके फिजिकल, कॉग्निटिव, एजुकेशनल, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी जो हमने जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं जो भी हैं उनके नेम लिखेंगे पहले हम, उसके बाद हम ये कहेंगे कि हम इनको ऑब्जर्व कर रहे थे डायरेक्टली इंटरव्यू के थ्रू या फिर इनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच किया जा रहा था, और उसके बाद हम फाइंड आउट कर रहे थे कि कौन डिसेबल है कौन नहीं। जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था accepted performance of the suspected identified child are estimated by the administering standard intelligence test to them। अब क्या है जो बच्चा आपको ऐसा लगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को देख के कि ये थोड़ा वीक है तो आप क्या है उसका IQ टेस्ट वगैरह चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन वाइज परफॉर्मेंस, यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो उसकी अचीवमेंट है ऑफ दिस चिल्ड्रन इज एस्टिमेटेड टू नोन एज द स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि उनकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसको पता लगाने के लिए आप क्या है सब्जेक्ट वाइज उनके अचीवमेंट को देखेंगे। फोर्थ स्टेप आता है जब हमारी जो पूरे स्क्रीनिंग वगैरह हम कम्प्लीटली कर लेंगे उसके बाद जो है अगर आपको ये लगता है कि IQ टेस्ट में भी उसके जो है मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं या वो किसी सब्जेक्ट में जो है बहुत ज़्यादा पुअर है, तो उन बच्चों को क्या है साइकोलॉजिकली और बिहेवियरल टेस्ट लिया जाएगा उन बच्चों का, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि एक्चुअल में कारण क्या है कि किस वजह से जो है बच्चे की परफॉर्मेंस किसी सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा लो है। द डिग्री ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मेड बाय द डिफरेंट सब्जेक्ट लर्निंग डिसेबिलिटी क्वांट, यानी कि हम जो डिग्री ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी हम ये जब भी कर पाएंगे कि कौन सी डिग्री में आएगा ये बच्चा, जब क्या है हम उनका प्रॉपर टेस्ट वगैरह ले लेंगे। और जैसे कि ये जो एक फॉर्मूला दिया गया है LDQ यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी कोशेंट इज इक्वल टू 1, उसके बाद पास परसेंटेज एकेडमिक अचीवमेंट क्वांट अपॉन में IQ
प्लस में ग्रेड। ये जो है फॉर्मूला दिया गया है, इसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि बच्चे की क्या है, कौन सी डिग्री की क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अब जो है अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर तो उसका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है, किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बिहेवियरल गाइडेंस मेथड, फर्स्ट मेथड आता है हमारा बिहेवियरल गाइडेंस, यानी कि उनके बिहेवियर वगैरह को टारगेट किया जाए। मेजरिंग टारगेटेड बिहेवियर रिपीटेडली, यानी कि जैसे कि उसको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो बार बार उसको क्या है मेजर करना चाहिए। टारगेटिंग द बिहेवियर टू बी मॉडिफाइड, जो बिहेवियर आपने जैसे कि उसको रीडिंग में प्रॉब्लम थी तो अब उसको क्या है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाने चाहिए। द असेसिंग द चेंजेस इन द बिहेवियर एंड द असेसमेंट असरटेनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द चेंजेस इज सेटिस्फैक्ट्री। फिर आपको ये चेक करना चाहिए कि कितने मतलब कि जो आपने जैसे कि रीडिंग बच्चा नहीं कर पा रहा था, आप उसको स्लोली सिखा रहे हैं कि किस तरीके से रीड करना है। फिर आप ये देखेंगे कि आपके सिखाने के बाद वो कहाँ तक जो है उसके अंदर चेंजेस आ पाए हैं। रिमूविंग दोज कंडीशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच आर वर्किंग एज इम्प्लीमेंट इन द वे ऑफ डिज़ायरेबल बिहेवियर, यानी कि जो उस बिहेवियर को सिखाने के अगेंस्ट हैं तो उन चीज़ों को सबको हमारे इन्वायरमेंट से रिमूव कर देना चाहिए। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। ये एजम्पशंस हैं इस मेथड की। फर्स्ट एजम्पशन क्या कहती है, इफ़ द कंडीशन रिस्ट्रिक्टिंग द एजुकेशनल अचीवमेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द लर्निंग इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड द प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ ऑटोमेटिकली बी रिमूव्ड। अगर आप जो है ऐसी कंडीशन को रिमूव कर देंगे, अब जैसे कि कोई बच्चा है वो मैथ्स को प्रॉपरली नहीं सीख पा रहा है, रीज़न उसका क्या है कि उसको घर पे प्रैक्टिस ही नहीं मिल रही। अब जो है अगर घर पर प्रैक्टिस मिलने लग जाएगी तो वो अच्छा करने लग जाएगा। तो ये एजम्पशन है कि कोई ऐसी चीज़ जो बच्चे को रोक रही है, यानी कि उसको अगर आप ट्यूशन भेज देंगे घर की बजाय तो क्या है वो इम्प्रूव भी कर जाएगा। तो इस तरीके से वो डिसेबिलिटी को हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इफ़ मॉडल टीचिंग इज़ डन रिपीटेडली वी कैन कंट्रोल द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द कंडीशन कॉजिंग पुअर अचीवमेंट। अगर आप मॉडल के थ्रू टीचिंग कराएंगे तो क्या पता आप जो है रिपीटेडली बार बार अगर आप उनको पढ़ा रहे हैं तो क्या पता वो जो उसको प्रॉब्लम थी वो उसकी सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट आता है कोग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब जो कोग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन है इसके अंदर भी हमारे पॉइंट है रिड्यूसिंग इमोशनल रोल एंड सेंसिटिविटी। अगर आप इमोशनल जो रोल है उसको कम कर देंगे तो क्या है उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और बच्चा जो है इजीली उसको सीख पाएगा। इट कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग एक्सपेंसिव ट्रेनिंग टेक्निक, सेल्फ गाइडेंस एंड मॉडल बिहेवियर ऑफ टीचिंग। इस मतलब कि आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इमोशनल और सेंसिटिविटी कि जैसे कि आप मॉडल बिहेवियर ऑफ टीचिंग का यूज़ करें, एक्सपेंसिव ट्रेनिंग वगैरह टेक्निक का यूज़ करें, सेल्फ गाइडेंस बच्चे को खुद से गाइड करें। नेक्स्ट आता है एम्फेसाइजिंग ऑन द स्टडी स्टाइल। डिफेक्टिव स्टडी स्टाइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द पुअर एकेडमिक अचीवमेंट। अगर किसी का स्टाइल ही पढ़ने का गलत है तो उससे पुअर ही रिजल्ट आएगा। अब जैसे कि एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे आए हैं उसके बाद बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट क्या है उसके जो एक्चुअल में आ सकता था उसके कंपैरिजन में कम आएगा। नेक्स्ट आता है एम्फेसाइजिंग ऑन द प्रोसेसेस रादर देन द प्रोडक्ट इन द मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि ज़्यादा आपको प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए ना कि क्या उसका एक्चुअल में प्रोडक्ट निकला है, यानी कि क्या रिजल्ट निकला है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटी इन द मैथमेटिक्स, मैथ्स के अंदर आर बेसिकली रिलेटेड टू द पोज विच कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग प्रोसेस ईजिली। यदि आप जो है मैथ्स का सम जो है स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखा रहे हैं तो क्या पता उसकी जो डिसेबिलिटी है वो रिमूव आप इजीली कर पाएँ। नेक्स्ट आता है हमारा एम्फेसिस ऑन द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि हाइपर एक्टिविटी जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है इन बच्चों के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा ही हाइपर होते हैं। तो इसीलिए इनको कंट्रोल करने के लिए, इनका बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर सेट करना होगा, यानी कि टारगेट वगैरह सेट कीजिए, उसकी वजह से जो है ये इम्प्रूव करने लग जाते हैं। एडेप्टिव टीचिंग मेथड, इस मेथड के अंदर क्या होगा कि आपको ट्रीटमेंट देना होगा, यानी कि आपको जो इंस्ट्रक्शन है डायरेक्टली बच्चे को देनी होंगे, एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से जो है इनकी डिफ़िकल्टी क्या है कम होने लगेगी। ए टीचर विल हैव टू टेक द फॉलोइंग एडेप्टिव मेजर्स, कुछ इस तरीके से उनको मेजर लेने चाहिए। फर्स्ट है इंप्रूविंग बेसिक स्किल्स, बच्चे के बेसिक स्किल्स को इम्प्रूव करें, बेसिक स्किल्स जैसे कि रीडिंग राइटिंग वगैरह। नेक्स्ट रहता है इंप्रूविंग क्लासरूम बिहेवियर, उनका क्लासरूम के अंदर का बिहेवियर चेंज करें। इंप्रूविंग सोशल बिहेवियर, फिर जो है सोशल बिहेवियर को चेंज किया जाना चाहिए। रीडिंग, इंप्रूविंग बेसिक स्किल, बेसिक स्किल होते हैं हमारे थिंकिंग, सोच हमारी, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पेलिंग प्रोनाउंसिंग वर्ड एंड डूइंग अर्थमेटिक कैलकुलेशन आर द इम्पोर्टेंट बेसिक स्किल नीडेड इन एवरी चाइल्ड। हर बच्चे के अंदर ये बेसिक स्किल होने चाहिए कि उसको उसकी सोच
वो किस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके से वो पढ़ रहा है, किस तरीके से वो लिख रहा है, क्या वो किस तरीके से वो सुन रहा है, ये सारे जो है बेसिक स्किल्स हमारे अंदर होने चाहिए हर बच्चे के अंदर। अब रीडिंग के लिए क्या करना चाहिए, स्टूडेंट आर प्रोवाइडेड विद लिस्ट ऑफ सिंपल वर्ड्स लाइक हियर, हेयर, चीयर, चेयर। इन तरीके से सिंपल वर्ड बच्चे को दिए जाएं जिससे जो है उनकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव हो और वो जो है इजीली लर्न भी कर पाएँ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक रीडर, रैबिट एंड द वर्ड मर्शर और एनी लैंग्वेज प्रोग्राम कैन हेल्प द स्टूडेंट लर्निंग डिकोडिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि जो लर्निंग जैसे कि गेम वगैरह भी होते हैं कई बार, तो ये सारी चीज़ें जो है लैंग्वेज वगैरह सिखाएं उनको कंप्यूटर की, जिससे क्या है उनकी चेंजमेंट आएगा उनके अंदर और वो अच्छे से डिकोड कर पाएंगे, यानी कि जो लिखा हुआ है उसको वो वही समझ पाएंगे। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द रीडिंग रेट एंड द कॉम्प्रिहेंशन द सेम पैसेज इज रिपीटेड अगेन अगेन। उनको जो है बार बार पैसेज को रिपीट कराना चाहिए ताकि जो है उनकी रीडिंग की हैबिट क्या है अच्छी हो सके। राइटिंग कैन ऑल्सो इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर बच्चा जो है लिखता अच्छा है तो उसकी जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है जो वो पढ़ रहा है वो भी थोड़ा अच्छा वो पढ़ पाएगा। होल लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ अनदर स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूविंग रीडिंग स्किल। जो होल लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर जो है रीडिंग इज़ इंटीग्रेटेड विद द अदर कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि राइटिंग के साथ रीडिंग करा रहे हैं तो उसके थ्रू भी क्या है बच्चा आसानी से रीडिंग करना सीख जाता है। साथ के साथ उसको क्या है जैसे कि अलग अलग चीज़ों को पढ़ाएं, उसको हॉलीडे वगैरह, सीज़न, मंथ वगैरह इन सब के बारे में बताएं। या फिर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन रीडिंग इट इज़ डेमोस्ट्रेटेड हाउ रीडिंग इज़ वैल्यूएबल फॉर देम, यानी कि पढ़ना कितनी वैल्यू देता है, इसलिए उनको मोटिवेट करो, उनका इंटरेस्ट इसके अंदर क्रिएट करो। इस तरीके से भी आप जो है रीडिंग की हैबिट उनकी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि क्लूज़ दो उनको, हर जगह छोटे छोटे क्लू दे दो कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टूडेंट जो होगा वो अच्छी तरीके से उस प्रॉब्लम को कंप्लीट कर पाएगा अगर उसको क्या क्लू वगैरह दिए जाएंगे। या फिर उसको जो है द नंबर ऑफ प्रॉब्लम शुड बी रिड्यूस, यानी कि जब उसको काम दिया जा रहा है तो उसको थोड़ा कम काम दे। ब्रेक शुड बी गिवन, और बीच बीच में जो है ब्रेक दे दें उसको, ताकि जो है बच्चे का इंटरेस्ट भी बना रहे और वो छोटे छोटे असाइनमेंट करता रहे। दे शुड बी टोट मैथमेटिकली सम्स इन स्टेप, यानी कि स्टेप वाइज ही आप बच्चे को सिखाएं। दे शुड बी प्रोवाइडेड विद मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सक्सेस टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, यानी कि उनका जो रिज़ल्ट है वो सही आए उसके लिए आप जो है उनको अलग अलग ऑप्शंस दें ताकि वो सक्सेस कर पाएँ। टू इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट ऑफ द असाइनमेंट शुड बी सिंप्लीफाइड, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल ही सिंपल रखा जाए ताकि बच्चा जो है आसानी से सीख पाए। मैथमेटिक्स शुड बी डन थ्रू एक्स्ट्रा एक्टिविटी बाय टीचर, यानी कि मैथमेटिक्स जो है आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के थ्रू भी कराएं, जैसे कि 2 उंगलियां दिखाएं और बच्चों को बोलें ये 2 हैं, फिर उसके बाद 4 दिखाएं, फिर आप बोलो कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 8 रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से बच्चों को अलग अलग तरीके से भी आप सिखा सकते हैं जिससे वो क्या है ईजिली सीख पाए। इफ द स्टूडेंट आर हैविंग ओनली मैथमेटिकल लर्निंग डिसेबिलिटी देन डबल टाइम शुड बी अलॉटेड। अगर बच्चे को सिर्फ मैथ के अंदर डिसेबिलिटी है तो आप क्या है उनको डबल टाइम दे दें, जिससे क्या है बच्चा इंप्रूव करने लग जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा राइटिंग डिसेबिलिटी, इनके बच्चे को लिखने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है या उसकी राइटिंग जो है वो उतनी स्पीड में नहीं लिख पा रहा है जो कि सेम स्पीड में होनी चाहिए उसके पीयर ग्रुप के, तो उनको जो है लिखने के लिए एंकरेज करो कि वो अपने आप जो है और अच्छी तरीके से लिख पाएँ। या फिर उनके जो इम्प्रूव करने के लिए उनको क्या किया जाए कि कुछ ना कुछ जो है टॉपिक दिए जाएं ताकि वो लिख पाए आसानी से उनके ऊपर। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव राइटिंग क्वांटिटी इज़ नॉट वेरी मच रेलिवेंट टू दीज चिल्ड्रन। इनको क्वांटिटी नहीं चाहिए, इनको क्वालिटी ही देना चाहिए, यानी कि आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करा सकते हैं। अब जैसे जो LKG का स्टूडेंट होता है उसको आप ABCD अगर लिखना सिखा रहे हैं तो आप क्या है एक ही पेज पे A लिखवा रहे हैं, उनसे पूरा पेज जो है A ऐसे करके वो भर के लाएगा। तो यानी कि आप उसकी राइटिंग को क्या है इम्प्रूव करा रहे हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही वर्ड या एक ही सेंटेंस या एक ही कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह की हेल्प से आप उनको सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर एंड वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स में भी यूज्ड, यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से भी या वर्ड प्रोसेसिंग टूल वगैरह की हेल्प से भी आप जो है उनसे राइटिंग का वर्क करा सकते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव राइटिंग ग्रामेटिकली एरर्स इन द रिटन राइटिंग वर्क शुड बी चेक्ड एज मच एज पॉसिबल। जब बच्चा लिख रहा है तो ग्रामेटिक वर्ड जो हैं उनको चेक किया जाना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी ट्रेंड टू क्रैम वर्ड्स ओनली आफ्टर डिवाइडिंग देम इनटू कन्वीनियंट ग्रुप,
यानी कि जैसे कि कोई वर्ड है वो बच्चे से बोला भी नहीं जा रहा है, वो लिखा भी नहीं जा रहा है, तो उसको जो है पार्ट्स में बांट कर ही बच्चे को सिखाया जाए। जैसे कि एक्शन है, अब बच्चा एक्शन भी नहीं लिख पा रहा है तो एक्शन की स्पेलिंग को तोड़ कर ही बच्चे को सिखाना चाहिए। ACTION, यानी कि AC को अलग कर दे, फिर TI को अलग कर दे, ON को अलग कर दे और फिर जो है जॉइंट करने के लिए उनको बोला जाए। इस तरीके से आप जो है राइटिंग स्किल बच्चे के इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग क्लासरूम बिहेवियर। क्लासरूम के अंदर कैसा बिहेव कर रहा है, अगर उनको उनके बिहेवियर के अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको हम किस तरीके से जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। वो क्या है, रेगुलर असाइनमेंट शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर स्टडी हैबिट। यानी कि ऐसे बच्चों को क्या है, आप असाइनमेंट वगैरह देते रहें जिनसे उनकी पढ़ने की जो हैबिट है वो बन जाए। डेली रिपोर्ट कार्ड शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज द इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। यानी कि आप क्या है, उनको डरा के रखें कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो मैं आपको ग्रेड कम दूंगी, या फिर आप एक रिपोर्ट कार्ड सा बना दें उनके लिए कि आपके मैं मार्किंग कर रही हूँ अगर आप मिसबिहेव करोगे मेरे साथ या आप क्लास के अंदर मिसबिहेव कर रहे हो। द प्रोजेक्ट वर्क शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट पीरियडिकली सो दैट द स्टूडेंट वर्क इन द ग्रुप टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। उनको बार बार जो है टाइम टू टाइम जो है प्रोजेक्ट वर्क देते रहना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे ग्रुप में बैठकर एक दूसरे के साथ बैठेंगे और वो काम करेंगे। उससे भी क्या है उनका बिहेवियर में चेंजमेंट आएगा। स्टूडेंट शुड बी शोन हाउ टू सेट अप एन असाइनमेंट बुक एंड हाउ टू अरेंज द नोटबुक। बच्चों को ये दिखाना चाहिए कि किस तरीके से अरेंजमेंट करना है, आपको असाइनमेंट वगैरह किस तरीके से बनाने हैं, किस तरीके से आपको बुक्स नोटबुक वगैरह को अरेंज करके रखना है। स्टूडेंट अटेंडिंग टू टीचर इंस्ट्रक्शन शुड बी रिवॉर्डेड टू रीइंफोर्स द पॉजिटिव बिहेवियर। अगर स्टूडेंट जो है और टीचर को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए ताकि जो जैसे कि रिवॉर्ड वगैरह दे देना चाहिए ताकि बच्चा जो है पॉजिटिवली बिहेव करे, यानी कि वो जो है उसको इंजॉय करे कि मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा इसलिए मैं काम करूँगा। इससे क्या है उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इम्प्रूविंग सोशल बिहेवियर। अब सोशल बिहेवियर को कैसे चेंज किया जाए। वर्ड एंड एक्शन ऑफ द टीचर प्रोवाइड ए मॉडल फॉर द स्टूडेंट बिहेवियर। जो वो बोल रहा है टीचर या जो वो काम कर रहा है वो ही एक जो है मेन मॉडल की तरीके से काम करेगा। प्रॉब्लम ऑफ डिसेबिलिटी शुड बी शेयर्ड विद अदर क्लासमेट। अगर कोई डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो और बच्चों के साथ भी शेयर करें। अगर बच्चे को कम्युनिकेशन वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि इंटरेक्शन जब क्लासरूम के अंदर चल रहा है तो उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे को क्या है टीचर हेल्प करे, उनको जो है टेक्निक बताए कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट आता है टीचर शुड फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द स्किल हॉबीज इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड देन ही शुड प्लान एंड ऑर्गेनाइज वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़। यानी कि पहले बच्चों के इंटरेस्ट वगैरह के बारे में टीचर को जानना चाहिए, क्या उनकी हॉबीज़ है, किस तरीके के उनके अंदर स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ग्रुप डिवाइड करके उनको कोई एक्टिविटी देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट शुड बी compulsory made to practice in all structured activity of the school either in the passive or the active manner। चाहे आप एक्टिव मैनर में उनको इन्वॉल्व करें या पैसिव मैनर में इन्वॉल्व करें, लेकिन उनको हर एक्टिविटी के अंदर जो है इन्वॉल्व करें स्कूल के अंदर जो भी हो रही है। ग्रुप को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन वन क्लास शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल to foster association, socialization. These activities will also help them to learn the social rules and regulation। अगर आप जो है सोशलाइजेशन की एक्टिविटीज़ को जो हमारे ग्रुप वगैरह हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व करेंगे तो इससे भी जो है वो सोशली रूल्स और रेगुलेशन को जान पाएंगे। इस तरीके से आप जो है बच्चों को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है लर्निंग से रिलेटेड। अब आता है हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ जिसको एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हो गई हैं, जैसे कि कोई ब्लाइंड, जैसे कि किसी को सुन नहीं रहा था तो वो बोल भी नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से यानी कि दो कोई भी बीमारी इकट्ठी मिल जाए और फिर डिसेबिलिटी को क्रिएट कर दे। मल्टीपल डिसेबिलिटी आर नॉट ऑल द सेम। सबके लिए जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी सेम नहीं हो सकती। द टर्म मल्टी डिसेबिलिटी इज़ जर्नल एंड ब्रॉड। यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब बस ये ही नहीं है कि दो डिसेबिलिटीज़ जो है चाइल्ड के अंदर इंक्लूड हो जाती है, इसका मतलब और भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। हाउ मैनी डिसेबिलिटी ए चाइल्ड हैज़। आपको ये पता लगाना चाहिए कि किसी भी बच्चे को कि उसके अंदर कितनी डिसेबिलिटीज़ हैं। विच डिसेबिलिटीज़ आर इन्वॉल्व, और कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ उन बच्चों के अंदर हैं।
हाउ सीवियर दिस डिसेबिलिटी, मतलब कि ईच जो डिसेबिलिटी है वो कितनी सीवियर है ये देखना चाहिए। मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ आर पॉसिबल, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के कॉम्बिनेशन क्या है, पॉसिबल हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस में। यानी कि किसी को दिख नहीं रहा है तो क्या पता वो लिख भी नहीं पा रहा है, ऑब्वियस की बात है। अगर उसको दिखने में प्रॉब्लम है तो ये वो लिख भी नहीं पा रहा है, तो यानी कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो रही है कि उसको वो राइटिंग नहीं सीख पा रहा है। यानी कि एक से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है किसी के अंदर उसको हम कहेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जर्नली कैसे है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी कि वो जो काम कंसेप्ट वगैरह वो अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होंगी जैसे कि उनको ज़्यादा पेन वगैरह होने लगेगा, वीकनेस वगैरह आएगी, तो इस वजह से जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि देखिए अब जो है नेक्स्ट हमारी थी कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़, यानी कि अब जैसे कोई बोल ही नहीं पा रहा है, वो इजीली जो है मैसेज कन्वे नहीं कर सकता। इसी तरीके से कोई इंसान है जिसको क्या है सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो उसकी कम्युनिकेशन जो है अच्छी भी हो सकती है। यानी कि हर डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती हैं। बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि नेगेटिव सोशल स्टिमुलस आर द मेन कॉज ऑफ द बिहाइंड द डेविएंट नेचर ऑफ द बिहेवियर, यानी कि बहुत अलग बिहेवियर जो आपको दिखता है ऐसे लोगों के अंदर, वो इसीलिए दिखता है क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो उन लोगों को नेगेटिव मानती है। यानी कि जैसे कि किसी को कोई डिसेबिलिटी है तो वो उनसे दूर रहती है, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है, तो इसलिए बिहेवियरल जो है बैड इम्पैक्ट भी उनके ऊपर आता है। नेक्स्ट आता है एकेडमिक अचीवमेंट। इनकी जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। द पुअर एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट विद द मल्टी डिसेबिलिटी इज़ द कॉमन फिनोमिना, क्योंकि देखो वो एक बीमारी से नहीं, वो 2 या 3 बीमारी उसके अंदर इंक्लूड हैं, तो इसका मतलब वो बच्चा क्या है नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मतलब कि पुअर एकेडमिक अचीवमेंट होंगी उसकी। नेक्स्ट आता है कॉज ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, कारण क्या होते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन एट द बर्थ, यानी कि जब वो बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे उसको ऑक्सीजन की कमी हुई हो, या फिर प्री मैच्योर बर्थ, जैसे कि 9 मंथ में बर्थ होता है वो बच्चे का 8 मंथ में बर्थ हो गया या 8.5 में, मतलब कि पहले ही जन्म हो गया है उसका। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी आफ्टर बर्थ, यानी कि जो बच्चे का जन्म हुआ है उसके बाद उसको कोई डिजीज़ वगैरह हो जाती है, तो इन वजह से क्या मल्टीपल डिसेबिलिटी हो सकती है। पुअर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ब्रेन है, वो पूरा फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन उसको कोई हो रखा है, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि हमारी जो हेरिडिटी है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इंजरी फ्रॉम एक्सीडेंट वगैरह से बच्चों को इंजरी हो जाती है, तो ये सारी जो कारण हैं वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के हैं। नेक्स्ट आता है असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि बच्चे को क्या है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं। अब एरिया ऑफ असेसमेंट हम कहाँ कहाँ चेक करेंगे कि किस चीज़ में डिसेबिलिटीज़ है बच्चे को। देखिए अब सोशल स्किल, डज द चाइल्ड लुक एट यू व्हेन यू टॉक टू हिम, क्या बच्चा आपकी तरफ देख रहा है जब आप उसको देख रहे हैं। डज द चाइल्ड हैव ए वे ऑफ टेलिंग यू वट ही वॉन्ट, क्या उसको वो कोई इशारा वगैरह कर रहा है कि उसको क्या चाहिए, ये जो है सोशल स्किल हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है हियरिंग और लिसनिंग, क्या बच्चा जो है जब आप बहुत ज़ोर से साउंड कर रहे हैं क्या बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, डज द चाइल्ड रिस्पॉन्स टू क्वाइट साउंड, या फिर कोई बिल्कुल धीरे आवाज़ आ रही है उसको रिस्पॉन्स कर पा रहा है वो। तो इस तरीके से हम हियरिंग और लिसनिंग की उसकी देखेंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है विजन और लुकिंग, डज चाइल्ड लुक एट द ऑब्जेक्ट, यानी कि आप कोई ऑब्जेक्ट उसके पास रख रहे हैं, कोई सामान लेकर जा रहे हैं, क्या वो बच्चा उसको देख रहा है। डज द चाइल्ड फॉलो द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर कोई खिलौना है उसके अंदर मान लेते हैं हम चाबी से उसको चला रहे हैं, तो क्या बच्चा उसको फॉलो कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट आता है टच, डज द चाइल्ड रिस्पॉन्स व्हेन यू टच हिम, क्या बच्चा खुश होता है या रोता है जब आप उसको छू रहे हैं। डज द चाइल्ड फील ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या वो किसी सामान को छू रहा है तो उसको कुछ फील हो रहा है या नहीं। आप ये सारी चीज़ें देख कर ये पता करेंगे कहीं उसके मतलब कि कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ तो नहीं है। नेक्स्ट आता है स्मेल, क्या बच्चा जो है बच्चे को स्मेल अच्छी लग रही है, मतलब कोई खुशबू वगैरह है, आपने मतलब गुलाब वगैरह का फूल है या फिर कोई भी चीज़ है, क्या उसको स्मेल आ रही है। आर देयर स्मेल दैट द चाइल्ड डज नॉट लाइक, क्या कोई ऐसी स्मेल है जिसको बच्चा पसंद नहीं कर रहा। नेक्स्ट आता है टेस्ट, आर देयर टेस्ट दैट द चाइल्ड लाइक, क्या बच्चे को कौन सी तरीके की, जैसे स्वीट किसी को पसंद है, किसी को जो है खट्टा चीज़ें पसंद होती हैं। आर देयर टेस्ट दैट द चाइल्ड डज नॉट लाइक, क्या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कड़वी चीज़ें किसी को पसंद नहीं होती, तो क्या कुछ ऐसा टेस्ट दिखा रहा है बच्चा। नेक्स्ट आता है मूवमेंट, डज द चाइल्ड
बीइंग मूव्ड यानी कि क्या बच्चा हिल रहा है अपने आप, या मतलब वो चल पा रहा है या नहीं कर रहा है। डज चाइल्ड एंजॉय मूविंग हिज बॉडी, क्या आप बच्चे को जब जैसे उछाल देते हैं छोटे बच्चे को तो क्या वो महसूस कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है, या मतलब कोई रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं। नेक्स्ट आता है अवेयरनेस ऑफ हिडन ऑब्जेक्टिव, क्या आपने कोई छुपा दिया है ऑब्जेक्ट, क्या वो बच्चा उसको ढूंढ रहा है। डज चाइल्ड सर्च फॉर द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ हाफ हिडन, यानी कि आपने छुपा दिया है उसको आधा, क्या बच्चा देख रहा है उसकी तरफ। डज चाइल्ड शो इंटरेस्ट इन द पीपल एंड ऑब्जेक्ट, क्या बच्चा आसपास के लोगों में इंटरेस्ट वगैरह शो कर रहा है। एक्टिंग पर्पजफुली, डज चाइल्ड होल्ड ऑब्जेक्ट, क्या बच्चा ऑब्जेक्ट को हाथ में उठा रहा है। डज चाइल्ड रीच आउट फॉर द ऑब्जेक्ट, क्या बच्चा ऑब्जेक्ट के लिए मतलब उसके पास जा रहा है। कॉपिंग एक्शन, इफ़ यू कॉपी वन ऑफ द चाइल्ड एक्शन डज ही कॉपी यू, क्या आप कोई बच्चे का एक्शन कॉपी कर रहे हैं तो क्या वो भी कॉपी कर रहा है, ये देखेंगे। डज चाइल्ड कॉपी द न्यू एक्शन दैट यू मेक, यानी कि आपने कुछ नई चीज़ की है तो क्या वो आपकी कॉपी कर रहा है। मेकिंग साउंड, डज द चाइल्ड मेक साउंड, क्या बच्चा कोई आवाज़ वगैरह कर रहा है। डज चाइल्ड कॉपी साउंड मेड बाय अडल्ट, यानी कि कोई आवाज़ बच्चा बोल रहा है तो मतलब अडल्ट बोल रहे हैं तो क्या बच्चा उस आवाज़ को रिपीट कर रहा है। तो ये सारे एरिया हैं जिसके थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मल्टीपल जो डिसेबल चाइल्ड है उसके साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ऑलवेज टॉक टू दैट चाइल्ड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग विद हिम और हर, अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम, यानी कि उसके आसपास क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं या फिर वो क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है उससे बात करें। बी पेशेंट, यानी कि वो आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए जब भी आप मल्टीपल डिसेबिलिटी चाइल्ड से बात कर रहे हैं। उसकी रिस्पॉन्स का आप वेट करें अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि गिव द चाइल्ड टाइम टू रिस्पोंड टू एनी स्टिमुली, यानी कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो बच्चे का वेट करें कि वो आंसर दे। रिस्पॉन्ड इन ए पॉजिटिव वे, आप बच्चे को पॉजिटिव वे में जो है जवाब दें। अगर उसको मना करना है तो भी आप उसको इतना प्यार से समझाएं कि वो बच्चा क्या है बुरा ना माने। नेक्स्ट आता है व्हेन यू आर प्लेइंग विद द चाइल्ड डू समथिंग टू हिम देन वेट फॉर ए वाइल टू सी इफ ही विल शो यू इन एनी वे दैट ही वॉन्ट यू टू डू दैट थिंग अगेन, यानी कि आप अगर कुछ बच्चे को करके दिखा रहे हैं तो आप वेट करें कि क्या वो बच्चा क्या है दोबारा आपको वही चीज़ करने के लिए मतलब करवाने के लिए कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। वेन एवर यू टॉक टू द चाइल्ड यूज़ द इंटरेस्टिंग वॉइस, यानी कि जब भी आप बच्चे से बात करें उसको प्यार से बात करें उससे, ताकि वो जो है आपकी मतलब कि आपसे डरे ना और आपके साथ जो है फ्रेंडली बिहेव कर पाए। नेक्स्ट आता है टू एंकरेज द चाइल्ड टू लुक एट यू व्हेन यू स्पीक, यानी कि आपको एंकरेज करना चाहिए बच्चे को कि जब आप बोल रहे हैं तो वो आपकी तरफ देखे। नेक्स्ट आता है रिमेंबर टू ऑलवेज मेक यूज़ ऑफ 5 डिफरेंट सेंसेस, हमेशा याद रखें जब भी आप किसी भी बच्चे से डिसेबल्ड बच्चे से बात करेंगे, मल्टीपल डिसेबल हो या फिर वो डिसेबल है, तो आपको अपने 5 सेंसेस का यूज़ करना चाहिए जब भी आप उससे बात करें। विजन, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल, हर चीज़ का जो है आपको बच्चे के ऊपर यूज़ करना चाहिए टू हेल्प द चाइल्ड टू लर्न, ताकि वो बच्चा जो है सीख पाए। अब जैसे कि आप उसको पानी गर्म दिखा रहे हैं, मतलब उसके टच की जो है क्षमता नहीं है उसके अंदर, तो आप क्या है उसको कर कर दिखा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उड़ रहा है पानी, तो ये सारी चीज़ें आप कर कर दिखाएं। एवरी चाइल्ड नीड समथिंग टू कम्युनिकेट अबाउट, बी श्योर टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द कम्युनिकेशन फॉर योर चाइल्ड, यानी कि हर बच्चा क्या है कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, तो आप उसको अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो इजीली क्या है रिस्पॉन्स दे या जो वो बोलना चाह रहा है वो बोल पाए। ये हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी और मल्टी डिसेबिलिटी का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।